क्या पढ़ा था हमने कल? कोई बताएगा? लास्ट में कॉन्सेप्ट्स छोड़े थे मेरे ख्याल में, वो जो कॉन्सेप्ट्स थे स्पेसिएशन। हाँ, स्पेसिएशन का इंट्रो किया था। स्पेसिएशन का मतलब क्या था? व्हाट वाज द मतलब ऑफ स्पेसिएशन? स्पेशी का ओरिजिन होना। और अब मुझे बताएं, क्या स्पेशी जब रिप्रोड्यूस कर पाए एक दूसरे से, देखें एक ऑर्गेनिज्म गए एक एरिया में, दूसरे गए दूसरे एरिया में, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में क्लाइमेट चेंज है और ये आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, माइग्रेशन नहीं हो रही, वो वहीं के वहीं ये वहीं के वहीं है। अब मुझे बताएं ओरिजिन ऑफ स्पेशी होगी या जब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, तब मुख्तलिफ इलाकों वाले एनिमल इंटरब्रीड कर पाएंगे यहां वाले इनसे। हाँ भाई, कब ओरिजिन होगी? जब बीच में कोई बैरियर हो, जब आपस में रिप्रोड्यूस ना कर सकें, जब रिप्रोडक्टिवली दोनों एरिया की स्पेशी आइसोलेट हों। समझ आ रही है? तो ओरिजिन ऑफ स्पेशी के लिए मुझे कमेंट में हाँ या ना का जवाब दें। ओरिजिन ऑफ स्पेशी के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जरूरी है या नहीं, कि वो रिप्रोड्यूस ना कर सकें? ओके ओके ओके, इस कंसेप्ट से आगे चलेंगे हम। अगर ये आपको समझ आ गया तो अब जो काम रहता है हमारा वो चुटकियों का है। तो भाई जो स्पेसिएशन है उसके 3 मेथड हैं। स्पेसिएशन के 3 मेथड हैं। कौन से भाई? नंबर 1 का नाम है सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। नंबर 2 का नाम है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। और नंबर 3 का नाम है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। हाँ भाई, एक एक को समझना है कि ये क्या है, गौर से सुनना है भाई। सिंपैट्रिक 2 स्पेशी हैं, एक स्पेशी के इंडिविजुअल हैं, एक ही स्पेशी के इंडिविजुअल हैं, एक ही इलाके में रह रहे हैं, एक ही इलाके में रह रहे हैं। इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल डी, एक ही इलाके में रह रहे हैं। अच्छा, ये इंडिविजुअल कौन से हैं? ये है वीट। पता है वीट का? अगर आपको पता हो तो वीट के पास जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 42 42। मगर जो पुरानी वीट थी, पुराने जमाने की वीट थी, उसमें क्रोमोसोम थे 14। हाँ भाई, कमेंट में जल्दी बताएं, 14 क्रोमोसोम वाली वीट जब गैमेट प्रोड्यूस करेगी तो गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 7। फिर क्या हुआ? म्यूटेशन पढ़ी है आपने, म्यूटेशन यूप्लाइडी याद है आपको, कि पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लाई हो जाए, याद है? कर रही है खोपड़ी काम आपकी? ओके, तो सुने भाई, यूप्लाइडी हो रही है, ये यहां से यहां तक नंबर कैसे चला गया है? 14 से 42 कैसे हुए हैं? तो कौन सा प्रोसेस हुआ है, कौन सी फिनोमेना हुई है? यूप्लाइडी हुई है। यूप्लाइडी मतलब 14 क्रोमोसोम, 14 से 21, 21 से 28, 28 से कितने बनेंगे? 28 में 7 इंक्लूड करें तो कितने बनेंगे भाई? 35 है ना, और 35 से 42, अभी 42 तक। अब मुझे बताएं 14 क्रोमोसोम वाली वीट को क्या कहेंगे? डायप्लॉइड या मोनोप्लॉइड? जल्दी जल्दी जल्दी। डायप्लॉइड।
हाँ भाई, और इस गैमेट को क्या कहेंगे? हेप्लॉइड, या क्या कहेंगे? मोनोप्लॉइड, है ना? ओके, हेप्लॉइड भी कहते हैं, मोनोप्लॉइड भी कहेंगे। मगर अब मुझे बताएं, जिस गंदम के पास 42 क्रोमोसोम है, उसके गैमेट में क्रोमोसोम कितने होंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ भाई, 21 वेरी गुड। तो मुझे बताएं, क्या इस 42 क्रोमोसोम वाली गंदम को आप डायप्लॉइड कहेंगे? क्या दो सेट है यहां पर? क्या कहेंगे? हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड क्यों भाई? क्योंकि एक सेट में 7 क्रोमोसोम है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 42। यानी ये दो सेट से 6 हो गए हैं। यूप्लॉइडी हुई है, बार बार सेट का सेट बढ़ गया है नॉन डिसजंक्शन से, वो पता है आपको, नॉन डिसजंक्शन, मेयोटिक एरर। अब बताएं, अगर ये ए 42 वाला है, सी भी 42 वाला है, और ये जो है ये बी आपका कितने क्रोमोसोम वाला है? 28 वाला है। ये भी 28 वाला है। तो मुझे बताएं, ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे 21 वाले, कैसे? 21 वाले, और ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे 14 वाले। तो भाई मुझे बताएं, क्या इनका कोई गैमेट इनके किसी गैमेट से फर्टिलाइज कर सकेगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नेवर एवर, नेवर एवर। तो एक जगह पे रहकर यूप्लॉइडी की वजह से ये गंदम की वैरायटी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब मुझे बताएं, भले ये एक ही इलाके में रहें, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अगर इनके अंदर जो म्यूटेशन आए, क्या इनके अंदर भी आएगी? फोन करेंगे क्या 42 वाले 28 वालों को? अच्छा, इनमें जो म्यूटेशन आएगी वो इनमें आएगी, वो भी एसएमएस करेंगे क्या म्यूटेशन करवाओ भाई फलां जीन की, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ? नेवर एवर। तो भाई म्यूटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, यहां पे भी म्यूटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेंगे? इवॉल्व। ये भी और ये भी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हजारों साल के बाद इससे जो गंदम जाके इवॉल्व होगी, और इससे जो गंदम जाके इवॉल्व होगी, वो किसी एक फार्म में नहीं होगी। पता नहीं इससे कौन सा फार्म इवॉल्व हो और उससे कौन सा। तो ये जो इवोल्यूशन हुई है 14 क्रोमोसोम वाली से 28 और 42 वाली, ये भी यूप्लॉइडी की वजह से म्यूटेशन है, और आगे भी जो होगी वो भी यूप्लॉइडी की वजह से ये होगी इवोल्यूशन। स्पेसिएशन, इस स्पेसिएशन को कहते हैं सिंपैट्रिक। सिंपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? म्यूटेशन की वजह से, कौन सी म्यूटेशन? यूप्लॉइडी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली क्या बन जाएं? आइसोलेट हो जाएं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आइसोलेट हो जाएंगे, तो उनके कैरेक्टर मिक्स नहीं होंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व होंगे। दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज कॉल्ड एज सिंपैट्रिक। आर यू गेटिंग? ओके। पैरापैट्रिक, पैरापैट्रिक, पैरा का मतलब क्या है? पैरा का मतलब क्या है? बिसाइड, है ना? चलो, पैरापैट्रिक का मतलब सुनी। ये भाई एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है? ये एक पहाड़ी इलाका है। अब एक प्लांट यहां पे ग्रो कर रहा है नीचे, और इसका दूसरा प्लांट यहां पे ग्रो कर रहा है ऊपर पहाड़ी पर। अब मुझे बताएं, प्लांट 1 एंड प्लांट 2 का ग्रोथ रेट सेम होगा? मिनरल सेम मिलेंगे, वाटर सेम मिलेंगे, न्यूट्रिएंट सेम मिलेंगे, और नहीं, सारे फैक्टर अलग। लाइट पता नहीं, ये इस साइड पे हो तो लाइट सही नहीं मिलेगी, इस साइड से लाइट मिलेगी, तो फैक्टर डिफरेंट लगेंगे। क्या ये हो सकता है आगे चल के कि जो साथ एक एनवायरनमेंट में डिफरेंट हैबिटाट पर, एक एनवायरनमेंट में डिफरेंट हैबिटाट पर, डिफरेंट जोन पर जो रह रहे हैं,
आगे चल के ऐसा हो जाए कि ये जो वन है, ये जो वन है और ये टू वाले, ऊपर वाले टू और नीचे वाले वन, जो वन है और टू हैं, ये आगे चल के ऐसा हो जाए कि जो टू ऊपर हैं ये वाले, ये बाद में मैच्योर हों, बाद में इनको फ्लावर ये बाद में करें। सही है, इन्होंने फ्लावर नहीं किया और ये पहले फ्लावर कर गए हैं, ये पहले फ्लावर कर गए हैं। हो सकता है ना, ये फास्ट ग्रो करेंगे, फास्ट ग्रो करेंगे, फैक्टर सही है, हर शे चीज सही है, तो ये मैच्योर कब होंगे? पहले। जब ये मैच्योर होंगे तब ये मैच्योर नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है, इस डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो सकता है? डिफरेंस इन द मैच्योरेशन। क्या हो सकता है? पैरापेट्रिक में मसला क्या होगा? डिफरेंस इन मैच्योरेशन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू व्हाट? डिफरेंट हैबिटाट। एक ही इन्वायरमेंट में बैठे हैं, रह रहे हैं, फैक्टर इधर उधर हैं, फैक्टर इम्बैलेंस हैं दोनों के लिए, तो कोई पहले कोई बाद मैच्योर हो सकता है। अब बताएं, अगर ये पहले मैच्योर हो गया है और इसने फ्लावरिंग की नहीं है, क्या इसके पोलन ग्रेन यहां पे जा सकते हैं? अगर जाएं भी तो क्या करेंगे? यहां पे एक बना हुआ है, एक नहीं बना, तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो एक जगह पे बैठ कर रह कर भी ये इनसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स डिफरेंट मैच्योरिटी की वजह से, डिफरेंट मैच्योरिटी क्यों आई? फैक्टर की वजह से, डिफरेंट जोन की वजह से, डिफरेंट मैच्योरिटी की वजह से ये रिप्रोडक्टिवली क्या हो गए? भाई वकार पानी पिया रहा था, रिप्रोडक्टिवली क्या हो गए? आइसोलेट हो गए। जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे तो इनमें जो एवोल्यूशन आएगी और इनमें सेम आएगी? नहीं भाई, अगर डिफरेंट एवोल्यूशन आएगी, डिफरेंट चेंज आएगी इनमें और इनमें, एक दूसरे को फोन करके नहीं बताएंगे, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। फोन का मतलब ये है कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को कैरेक्टर एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो ये एक अलग कैरेक्टर, अलग डायरेक्शन में, अलग दिशा में इवॉल्व करेंगे, ये एक अलग दिशा में इवॉल्व करेंगे, तो ये एक और स्पेशी बन जाएगी, इससे कोई पता नहीं कितनी स्पेशी बन जाए। दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज कॉल्ड एज साथ रहते हुए भी अलग स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? नहीं, हमजा नहीं कह रहा, या पुराना मैसेज है? नहीं, यस सर, ओके ओके, ऐसा ना करें भाई। सुने भाई, और सुने भाई, और सुने भाई, एलोपेट्रिक, दूर दूर, एलो का मतलब है दूर दूर, बाईपास, बाहर से, ठीक है ना? तो एलोपेट्रिक का मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एलोपेट्रिक का मैं एग्जांपल आपको बताऊं भाई, ये एक एनवायरनमेंट है, यहां पे आए कुछ एनिमल ए बी सी डी ई एफ, अब यहां से इन्होंने इस तरफ माइग्रेट कर लिया और इन्होंने इस तरफ माइग्रेट कर लिया, पता नहीं ये किस इलाके में आ गए और ये किस इलाके में आ गए। यहाँ पे जाने के बाद ना ये यहाँ आ सकते हैं ना वो वहाँ जा सकते हैं, यहाँ का क्लाइमेट चेंज, यहाँ का क्लाइमेट चेंज, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज, फूड चेंज, रिसोर्सेज चेंज, भाई हर चीज चेंज है, मुझे बताएं। वेरी गुड, सिद्धांत ने लिखा है कि ये हुए हैं जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गए हैं, तो पक्का है रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट होने चाहिए। अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस कर लें इंस्टीड ऑफ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, फिर तो एवोल्यूशन नहीं होगी भाई, फिर तो मसला होगा जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट बने, तब जाकर ये पता नहीं कैसे भयानक बन जाएंगे और पता नहीं ये कैसे बेहतरीन बन जाएंगे, या ये भी कैसे ना कैसे बन जाएंगे। मगर बात ये क्लियर है कि एक डायरेक्शन में इवॉल्व नहीं करेंगे, एक दूसरे को फोन करके नहीं बताएंगे, कॉल करके भाई हमारी शक्ल में एवोल्यूशन आई है, आप भी शक्ल में इवॉल्व करें, हमने रंग को गोरा किया है, आपने भी रंग को गोरा करना है। हालांकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये काले पड़ जाएंगे, इंटेंसिटी कम होगी तो बिल्कुल ये गोरे पड़ जाएंगे। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया, बाकी भी बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन एंड डिफरेंट रिसोर्सेज। ये था भाई टाइप ऑफ स्पेसिएशन, 3 टाइप थे। अब एक फंडामेंटल बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है? अच्छा मुझे ये बताएं,
अच्छा मुझे ये बताएं कि अब नहीं होगा क्रॉस, नहीं होगा क्रॉस, समझा? सही, मैं बताऊंगा कि वो कैसे प्रोबेबिलिटी है। मुझे ये बताएं सिंपैट्रिक को छोड़कर एलो और पैरा में डिफरेंस क्या है? एलो और पैरा में, अच्छा एलो को छोड़ दें, एलोपैट्रिक में हैबिटाट चेंज है, तभी सिंपैट्रिक एंड पैरापैट्रिक में क्या डिफरेंस है? सिंपैट्रिक में भी एक साथ हैं, पैरापैट्रिक में भी एक साथ रह रहे हैं, मगर प्री मैच्योरेशन का चक्कर है, तभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और वहां पे यूपोलाइडी जेनेटिकली इंटरनल चेंज है, बाहर का कोई नहीं, तभी सिम क्यों कहा है? अंदर से कोई चेंज आई है। सिंपैट्रिक अंदर से 100 वीट के दाने हैं, म्यूटेशन एक में आई है, तो एक 42 वाला बना है ना, बाकी तो 28 वाले हैं ना। तो जो 42 वाला यूपोलाइडी से अचानक इवॉल्व हुआ, वो अचानक जो इवॉल्व हुआ वो पुराने वालों से नहीं कर सकेगा रिप्रोड्यूस। चलो, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्पेसिएशन कौन सा होना चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स, कमेंट देख रहा हूं भाई। मोस्ट कॉमन एलो, वेरी गुड। एनवायरमेंटल फैक्टर, सारों के मैसेज सही हैं, रिप्लाई सही हैं। चलो भाई, नाउ वी आर गोइंग टू पढ़िंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल टेक्निकल टॉपिक ऑफ द एवोल्यूशन, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, गौर से सुनना है, भेजे को खोल के बैठना है। एक साइंटिस्ट का नाम था हार्डी, जर्मनी का था, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था वेनबर्ग। अब ये दो साइंटिस्ट, इन दोनों ने एक लॉ दिया, अलग 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 कंट्री में, अलग एनवायरमेंट में, अलग स्टडी करके लॉ दिया। और जब इन्होंने इस लॉ को इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर रिप्रेजेंट करने आए, तो दोनों का लॉ एक ही कॉन्सेप्ट पर, दोनों की एक ही बात, काम इकट्ठे नहीं किया मगर बात वही है। तो दुनिया के साइंटिस्ट ने सोचा, सारे ने, सब ने सोचा भाई वेनबर्ग को क्यों टाइटल दें अकेले को, और हार्डी अकेले को क्यों दें? दोनों ने काम किया है, दोनों ने अच्छा किया है, दोनों ने सही किया है, तो ये टाइटल दोनों को जाना चाहिए। तो इस लॉ को अप्रूव करके नाम दिया गया हार्डी वेनबर्ग लॉ, या इसको कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, या इनको कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग मॉडल, या इसको कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग थ्योरी, ठीक है या मेथड का कह लें भाई। अब सुने, जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम क्या है, सुने, गौर से सुने, भेजा अपना खोल लें तो मैं एक बात करूं। मुझे बताएं, अगर ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो क्या रेडिएशन इफेक्ट नहीं करेंगी, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा, इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं आएंगी? आएंगी, चेंज आएंगी, ठीक है, चेंज आएंगी, मियोसिस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, म्यूटेशन होगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन क्या आता रहेगा? क्या आता रहेगा? चेंज। मान रहे हैं इस बात को सब लोग? अब चेंज क्यों आती है मैं आपसे पूछूंगा। आप कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर से, म्यूटेशन से, है ना, इनसे चेंज आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये वो सारे इफेक्ट करते हैं। हार्डी वेनबर्ग क्या कह रहा है, समझें मेरी बात को, समझें। अब ये कह रहा है मेरा लॉ ऐसा है, मेरे लॉ के मुताबिक एक जनरेशन से 100 जनरेशन तक चले जाएं, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, चेंज नहीं आएगी स्पेशी में। अब बताएं ये लॉ इसका सही है या नहीं? बताएं ये बात सही है कि नहीं? गलत है। कह रहा है ये मेरी जो गलत बात है ये आपको बताएगी,
ये मेरी गलत बात कि 100 साल के बाद 100 जनरेशन का बाद भी कोई चेंज नहीं आएगी। कहां पे चेंज नहीं आएगी? जीन के फ्रीक्वेंसी में या अलील की फ्रीक्वेंसी में। भाई सुने, अगर मैं कहूं आज कैपिटल टी 80 है और स्मॉल टी 20 है, तो 100 साल के बाद इनका रेशो सेम रहेगा? नहीं ना। अगर इसमें 10 बार म्यूटेशन हो जाए तो ये 10 कम पड़ेंगे और वो 10 बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? 100 साल के बाद भी चेंज नहीं आएगी, मगर कह रहा है चेंज आएगी। मैं कह रहा हूं नहीं आएगी। फिर बात क्या है भाई? समझाओ। आरडी परेशान कर दिया है वेनबर्ग आपने भी। कह रहे हैं सुने, अब ये मेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जिसको नहीं समझ आएगी वो ये कुछ भी नहीं समझेगा। रेडी? सुने भाई, ये कह रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज आती है, सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैंने माना। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, माइटोसिस, हेमाटोसिस, रेडिएशन, म्यूटेशन आते हैं। मगर मेरा लॉ आप किसी पॉपुलेशन को मेजर करके देखेंगे तो उसमें 80% डोमिनेंट जीन है, 20% रिसेसिव है। मान लिया ना आपने आज, कब मान लिया? इस जनरेशन को आपने नाप लिया, ठीक है। 100 साल के बाद आपको क्या मिलेगी चेंज? कितनी परसेंट चेंज? भाई 10% या 20% या 30%? कौन ज्यादा ग्रो किया, कौन कम ग्रो किया, ये मेरा लॉ बताएगा। क्योंकि मेरे लॉ के मुताबिक क्या है, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं आती। तो मैं लॉ लगाऊंगा अपना स्पेशी में, जीन का नंबर, जीन की फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा कि कैपिटल टी 80 है, स्मॉल टी 20% है। 100 साल के बाद हम ये लॉ लगाएंगे तो क्या लॉ पूरा रहेगा? क्या ये 80 और 20 रहेंगे? नहीं। कहा इसने नहीं रहेंगे। क्या होगा? इसने कहा ये बन जाएंगे 60% और ये बन जाएंगे 40%। इट मीन चेंज कितनी आई? 20%। मुझे पता है एनवायरनमेंट ने किसको सपोर्ट किया है, एनवायरनमेंट ने किसको सपोर्ट किया है ज्यादा? ये 20 से बढ़ गया है। किसको सपोर्ट नहीं किया? कैपिटल टी को। ये कम हो गया है 80 से। समझ आ रही है मेरी? तो ये कह रहा है मैं आपको रेट ऑफ इवोल्यूशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? रेट ऑफ इवोल्यूशन के चेंज कितनी आ रही है। 100 साल पहले लगा के देखेंगे, ये जीन इतने हैं, ये इतने हैं। 100 साल के बाद जितनी चेंज आएगी, मेरा लॉ तो क्या कहता है? मेरा लॉ सुनिए, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का लॉ। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहता है एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, अलील की फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट और रिसेसिव की, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की, हजारों साल के बाद सेम रहनी चाहिए मगर रहती नहीं। सेम रहनी चाहिए मगर रहती नहीं। तो नहीं रहती मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन, चेंज आती है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि किसने ज्यादा ग्रो किया? ये मेरा लॉ। भाई आप कल आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई शॉप है वगैरह, कल आपने कमाए 10 रुपए, आज 20, कल 30, उसके बाद 40, तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे? रोज हमारी जो इनकम है इतना % बढ़ रही है। पिछली को अगर देखेंगे नहीं, कल कितने थे, कल के 10, आज के 20, टोटल कितने हो गए? 30। अब क्या कहेंगे? ये एक दिन के 15 हैं, दूसरे के 15 हैं, नहीं कहेंगे। ये कहेंगे एक पहले दिन के 10 थे, दूसरे दिन के 20 थे। नाप लिए थे कल भी, आज भी, परसों भी, आगे आगे नापते जाएंगे आप। तो ये कह रहा है मैं एवोल्यूशन के रेट को मेजर करके दूंगा आपको कि एवोल्यूशन चेंज कितनी हो रही है। अभी स्टार्ट करें इसके लॉ को। सुने, ये ओवरव्यू था, हाल हवाल थे। इसका कहना है कि ये जो पॉपुलेशन है, इनके अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी या जीन की अलील की फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। अब सुने भाई, अब मुझे बताएं कौन से फैक्टर हैं जो चेंज लाएंगे। सुने, अगर जीन का फ्लो हो, अगर यहां से कैपिटल टी वाले माइग्रेट कर जाएं
तो क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? 80 से 20 रहेगी? नहीं। तो ये लॉ आपको जीन फ्लो भी बताएगा, इतना जीन फ्लो हुआ है, इतने जीन बाहर गए हैं, इतने आए हैं। अच्छा, अगर एक पाकिस्तानी आदमी किसी फॉरेन कंट्री की लड़की से या उसका लड़का पाकिस्तानी लड़की से शादी करे, इट मीन्स वहां के जीन पाकिस्तान में आए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन में दो टाइप होते हैं, एक होती है एमिग्रेशन, एक होती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है अंदर आना, अपने इलाके में आना, और एमिग्रेशन का मतलब है बाहर जाना। इमिग्रेशन का मतलब है आना, एमिग्रेशन का मतलब है छोड़ के जाना, ठीक है। जो अगला आदमी अपने कंट्री को छोड़कर हमारे कंट्री में आया, तो मुझे बताएं वो अपना जीन लेकर आया या जीन छोड़कर आया? जीन लेकर आया ना, वहां से एमिग्रेशन हुई, हमारे पास क्या हुई? इमिग्रेशन हुई। ये जीन बढ़ा हमारी पॉपुलेशन में। ये कह रहा है इमिग्रेशन भी ना हो, एमिग्रेशन भी ना हो, तब मेरा लॉ कांस्टेंट रहेगा। भाई कहीं भी किसी भी नेचुरल कंडीशन में ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे बताएं, अगर जीन के फ्लो से कैपिटल टी बढ़ जाए, इट मींस क्या समझेंगे आप कि डोमिनेंट जीन वाले लोग आए हैं या गए हैं? तो माइग्रेशन का भी आपको पता चलेगा कि कितनी माइग्रेशन हुई है। रेट ऑफ माइग्रेशन भी इस लॉ से आप मेजर कर सकते हैं। और ये कह रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट? बताएं। जीन का मर जाना, ऑर्गेनिज्म का मर जाना अलॉन्ग विद जीन। जो भाई अगर कोई डिजास्टर आ जाए, कैपिटल टी वाले मर जाएं, इट मींस 80% गई ना, तो आप जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी मेजर कर सकते हैं। इट मींस ये लॉ खुद अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, जो एवोल्यूशन होती है, जो चेंज होती है, जैसे जीन फ्लो है, माइग्रेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इनको बताएगा ये कितनी हुई है आपके पास, ठीक है। तो हम इसका लॉ जनरेशन पहले से नाप के देंगे कि एक जीन 70% है, दूसरा 30% है, कैपिटल जो है वो 70% है, और जो रिसेसिव है 30% है। कुछ अरसे के बाद ये बन जाएगा 30% और ये बन जाएगा 70%, मतलब ये बढ़ गया। तो ये जो चेंज है ये लॉ बताएगा। समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताएं एक और बात, अगर नेचुरल सिलेक्शन हो तो अब अगर नेचर इसको सिलेक्ट करे और इसको खत्म कर दे कैपिटल टी को, तो बताएं सेम रहेंगे 80 और 20? नहीं, फिर भी चेंज हो जाएगी। तो आपकी नेचुरल सिलेक्शन यानी एवोल्यूशन को भी बताएगा। अच्छा म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन के रेट को भी मेजर करने में ये रोल प्ले करेगा। अब भाई एक बात सुने, सुन रहे हैं मेरी बात सुने। ये जो लॉ है ये कहां पे एप्लीकेबल होगा? ये क्या कह रहा है? वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे एनवायरमेंट इफेक्ट भी ना करे, म्यूटेशन भी ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ना हो, माइग्रेशन भी ना हो, और नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो। ये सारी चीजें ना हो तो मेरा लॉ वही का वही 80-20 रहेगा, फिक्स नंबर रहेगा जीन का फिक्स नंबर रहेगा। अगर ये चीजें होंगी तो मेरा लॉ चेंज दिखाएगा, और वो चेंज आप समझेंगे कि दिस इज एवोल्यूशन। तो क्या मैं कुल मिला के ये कहूं कि रेट ऑफ एवोल्यूशन को मेजर करने के लिए ये लॉ हम लगाएंगे, रेट ऑफ एवोल्यूशन को, रेट ऑफ म्यूटेशन को, रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, वगैरह वगैरह, ये लॉ लगा के समझ जाएंगे कि अच्छा इतनी चेंज हो गई है, पहले लगाया था तो 70-30 था, अब उल्टा हो गया है ना। चलो भाई सुने, एक और बात मुझे बताएं, अगर इंडिविजुअल थोड़े हों पॉपुलेशन में, थोड़ी पॉपुलेशन हो, थोड़े इंडिविजुअल हो, वहां पे ये लॉ फॉलो करेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब 80-20 हजारों साल के बाद 80-20 रहेगा, या लार्ज पॉपुलेशन में ये वैलिड होगा? बताएं कौन सी पॉपुलेशन पे ये वैलिड होगा? कौन सी पॉपुलेशन में ये 1000 साल के बाद भी वही रेट रहेगा 80-20? लार्ज में। क्यों? सुने, क्या मैं कहूं कि अगर ये कहता है अगर मेट सिलेक्शन हुई ना, मेट सिलेक्शन समझते हैं? मेट सिलेक्शन मतलब सिलेक्टिव ब्रीडिंग, डोमेस्टिकेशन, जैसे डोमेस्टिकेशन में होती है। डोमेस्टिक में क्या करते हैं?
जो जानवर पालतू पालते हैं हम घर में, क्या करते हैं, या ह्यूमन क्या करते हैं, पर्टिकुलर मेल का पर्टिकुलर फीमेल से इंटरकोर्स होता है, उनका एक निकाह होता है। और डोमेस्टिकेशन में भी पर्टिकुलर फीमेल को पर्टिकुलर मेल से क्रॉस किया जाता है। ऐसा नहीं होता कोई भी फीमेल किसी भी मेल से रिप्रोड्यूस कर सके। सुनिए, मुझे गौर से सुनिए, बड़ी टेक्निकल बात है ये, बड़ी टेक्निकल बात है। अगर यहां से ये कैपिटल टी वाला है, कितने कैपिटल टी वाले हैं, 80%, और ये स्मॉल टी वाले, ये कितने हैं स्मॉल टी वाले, ये 20%, ठीक है। अब अगर बड़ी पॉपुलेशन है, अब देखें, आपको ये तो पता है ना, XY क्रोमोसोम है और XX फीमेल के हैं, तो X क्रॉस करेगा तो लड़की पैदा होगी, Y क्रॉस करेगा तो लड़का पैदा होगा, ये पता है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50-50। बच्चा और बच्ची पैदा होने के चांस कितने हैं, 50-50। अगर ये इस प्रोबेबिलिटी से चले तो जितने बच्चे बॉयज होंगे उतनी गर्ल्स होंगी, आज भी, 100 साल बाद भी, हजारों साल बाद भी, है ना। अगर कोई फैक्टर अगर इफेक्ट करे, वाई क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाए, वाई क्रोमोसोम वाला गेमेट एबनॉर्मल हो जाए, कोई चेंज आए तो फीमेल ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए किसी भी फैक्टर से, तो ये इधर उधर होगा, तो जो मेल के जीन होंगे वो कम पड़ जाएंगे। अब मेरी बात सुने, ये 80 हैं और ये 20 हैं, इनको रिप्रोड्यूस करने के चांस कितने हैं, 20। इनको रिप्रोड्यूस करने के चांस कितने हैं, 80। जितने हैं उतना चांस है। समझ आ रही है मेरी बात। तो अगर कोई भी किसी से रिप्रोड्यूस करे, अगर ये 80% रिप्रोड्यूस करने के लायक है, ये 20% जितने थोड़े हैं वो कम रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी आज 80 जीन है, ये 20 है, ठीक है, आज की बात है। कुछ अरसे बाद ये 800 बन जाएंगे और ये कितने बन जाएंगे, 200। परसेंटेज क्या, वही 20%, 80%, 20%, 80%। समझ आ रही है बात। कह रहा है ये परसेंटेज जो है ये चेंज नहीं होगी। अगर बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन होगी तो वहां पे सिलेक्शन होती है। छोटी पॉपुलेशन में ये फॉलो नहीं कर सकता। इट मींस ये क्या कहता है, मेट सिलेक्शन ना हो, डोमेस्टिकेशन ना हो, रैंडम मेटिंग हो, कोई भी किसी से रिप्रोड्यूस करे तब मेरा लॉ सेम रहेगा, अदरवाइज चेंज आ जाएगी। समझ आ रही है भाई, ये पॉइंट समझ आ गई कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग मेरे लॉ को तोड़ देगी और रैंडम मेटिंग जो है वो भी लार्ज पॉपुलेशन में मेरे लॉ को कांस्टेंट रखेगी। मेरा लॉ कांस्टेंट बचेगा नहीं, मतलब रैंडम मेटिंग होगी नहीं। एनवायरमेंट सिलेक्ट करता है, चुनता है, ये रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं, निकलो भाई आप। एनवायरमेंट चुनता है, मतलब एनवायरमेंट हार्डी वेनबर्ग लॉ को की धज्जियां उड़ाता है, ऐसा ही है ना। एवोल्यूशन हार्डी वेनबर्ग लॉ की धज्जियां उड़ाता है। ओके। अब मैं आ गया हूं एक हवाल पूरे हमारे, अब कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। ये कह रहा है, कुछ और भी बातें करूंगा मैं, मियोसिस की, माइटोसिस की, ये बातें करूंगा। अच्छा, पहले अभी ये करता हूं, सुनिए। मियोसिस और माइटोसिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, और मियोसिस मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस से क्या बनते हैं भाई, गैमेट। अब मुझे ये बताएं, गैमेट जो बनते हैं, अगर हेटेरोजाइगस पोजीशन हो तो 2 टाइप के, कितने टाइप के, 2 टाइप के। अब भाई एक गैमेट बना कैपिटल टी वाला और एक बना स्मॉल टी बना, तो क्या इसको ज्यादा चांस है फर्टिलाइज करने के और इसको कम है, बराबर है ना। ये भी उनके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, ये भी। ये कह रहा है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन पे आता हूं मैं, सिद्धांत, बातें सुन ले मेरी बात, ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो इक्वेशन क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। ये कह रहा है, मेरी इस बात का जवाब दें कि गैमेट जो हैं 2 टाइप के हैं, तो दोनों को इक्वल चांसेस हैं फर्टिलाइज करने के लिए। समझ आ रही है ना। तो मुझे बताएं, क्या मियोसिस हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को रिजेक्ट करेगी, नहीं। जो कह रहा है, ये जो मियोसिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट की जो फर्टिलाइजेशन है, ये मेरे लॉ को चेंज नहीं करेंगी, ये मेरे साथ हैं, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी है, इसको भी 50% चांस है, इसको भी 50%। जो अगर गैमेट कैपिटल टी वाले ज्यादा हैं
कैपिटल टी वाले ज्यादा हैं तो उन जितने हैं उनको उतनी परसेंटेज है, 3 है तो 75% है, 1 है तो 25%। नंबर के अकॉर्डिंग उनकी, अगर एक वो है एक वो है तो परसेंटेज कितनी 50-50। अगर एक ये है 3 ये हैं तो इनको, तो ये कह रहा है जितने जीन ज्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, कम होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो मियोसिस मेरेला को नहीं करती क्या डेविएट, मगर कह रहा है ऐसी मियोसिस जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो या ना हो। हाँ बताएं, क्रॉसिंग ओवर हार्डी वेनबर्ग लॉ को छोड़ेगी, रखेगी कांस्टेंट? नहीं, कह रहा है मियोसिस हो मगर क्रॉसिंग ओवर नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो मगर म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन नहीं। म्यूटेशन लेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर लेस रिप्रोडक्शन मेरे लॉ को चेंज नहीं करेगा, मगर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूटेशन होती है। इट मींस ये क्या लाएंगे, ये क्या लाएंगे हार्डी वेनबर्ग लॉ से चेंज। तो कितनी चेंज आएगी, कितनी चेंज आएगी हम उसे समझ लेंगे हार्डी वेनबर्ग लॉ को। अरे भाई बच्चे और पेरेंट के बीच इतनी चेंज मींस क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई है, ठीक है, म्यूटेशन ज्यादा हुई है। ओके ओके ओके। अब मुझे बताएं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्डी वेनबर्ग लॉ को छोड़ेगा या फोड़ेगा? भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ओनली वो अपने आप जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है, ओनली अपने आप जैसे, ओनली अपने आप जैसे, ओनली अपने आप जैसे। दो आपस में रिप्रोड्यूस करें तो परसेंटेज बराबर रहे ना, ये ओनली अपने आप में तो ये नुकसानकार है, ये खुद बढ़ता जाएगा, ये खुद बढ़ता जाएगा, ये खुद बढ़ता जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको भी धच्चियां उड़ाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर चेंज नहीं करेगा। ये बाद में सारी चीजें मैं अब आपसे सारी चीजें मैं पूछ लूं, मुझे बताएं अब बताएं जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको नुकसान देगी या नहीं? जेनेटिक ड्रिफ्ट देगी। अच्छा म्यूटेशन देगी, क्रॉसिंग ओवर इसको नुकसान देगी, माइग्रेशन देगी, जीन फ्लो देगी, जेनेटिक डेथ, जेनेटिक डेथ समझ रहे हैं? जेनेटिक डेथ, ऑर्गेनिज्म मर जाए, वो ऑर्गेनिज्म मर जाए तो जीन भी मर जाएगा ना। वो जीन भी मतलब 100 आदमी में जीन था एक जो किसी और में नहीं था, 100 के 100 मर गए या 90 मर गए, 80 मर गए, मतलब वो जीन कम हो गए ना, ठीक है। तो जेनेटिक डेथ जनरल टर्म है, जीन का खत्म हो जाना, और इस कैरेक्टर का ही खत्म हो जाना, ये भी इसको धच्चियां उड़ाएगी, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद भाई नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ये चीजें हार्डी वेनबर्ग लॉ को डेविएट करती हैं। कुल मिला के हमने पढ़ ली। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक स्पेसिफिक टर्म है जब अनसिलेक्टेड इंडिविजुअल की डेथ हो जाए, जीन मर जाए, और ये जेनेटिक डेथ जो है ये जनरल टर्म है। ये जेनेटिक डेथ सिलेक्शन से भी हो सकती है। नेचुरल सिलेक्शन, एक कैरेक्टर नो नेचर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप काम के नहीं, जैसे ये बनते हैं XXY, ये बना है, क्या नेचर इसको प्रेफर करती है? करती है? ये आगे ये कैरेक्टर फैलता है? नहीं, खत्म, डेथ, ये नेचुरल डेथ है, जेनेटिक डेथ है। जेनेटिक डेथ बस किसी भी तरीके से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से या सिलेक्शन से, किसी भी तरीके वो कैरेक्टर खत्म हो जाए, ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट स्पेशली नॉन सिलेक्टेड खत्म हो जाना जेनेटिक ड्रिफ्ट है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई आगे तो चलें, अब काम की बात करें। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। भाई इक्वेशन सुने, ये कह रहा है P + Q = 1। क्या कह रहा है? P + Q = 1। P क्या है भाई? सुने, कह रहा है ये जो मैंने P लिखी है ये मैं डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए यूज करता हूं। P किसके लिए यूज करता हूं? डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए, सॉरी डोमिनेंट जीन के लिए। सपोज करें कैपिटल A, ये P है, और Q भाई मैं स्मॉल q क्यों यूज करता हूं? रिसेसिव जीन के लिए स्मॉल a, मतलब P = कैपिटल A और Q = स्मॉल a।
कह रहा है ये कैपिटल और डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों बराबर होंगे किसके 1 के, दोनों 1 होंगे। एक पॉपुलेशन में अगर ये ए जीन 80% है और ये ए 20% है तो ये 80 और 20 दोनों कितने हो गए 100। 100 मीन्स 1 है ना। तो ये कह रहा है हजारों साल बाद भी ये कैपिटल ए 80 ही रहेगा और स्मॉल ए 20 ही रहेगा। मतलब 20 और 80 इनकी टोटल परसेंटेज जो होगी 100 होगी यानी 1 होगी, ये कम नहीं होंगे, ये ला कह रहा है। मगर क्या ऐसा होगा क्या P प्लस क्यू यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए ये हमेशा 100 के बराबर एक रहेंगे? नहीं, ये 20 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये 80 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर 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 इसमें म्यूटेशन हो जाए इसमें तो इसका नंबर क्या हो जाएगा परसेंटेज कम हो जाएगी। और अगर एनवायरनमेंट इसको सिलेक्ट करे इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 20% नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। भाई यही तो है आर.डी. वेनबर्ग लॉ। पता क्या चला आपको, अगर P प्लस Q इज इक्वल टू 1 ना बने इट मीन्स वो क्या बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 98। P प्लस Q 98 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं या 110 बन रहे हैं, 1 से इधर उधर हो रहे हैं। तो ये क्या समझेंगे बताएं, क्या समझेंगे चेंज आई है। और अगर P 80 के बजाय 60 हो गया है और Q 20 के बजाय 40% हो गया है तो क्या समझेंगे चेंज कितनी आई है 20%। और किसमें चेंज आई है, Q को सपोर्ट किया एनवायरमेंट, Q में कोई इंक्रीजमेंट आई है, Q वही नहीं है 20% और P 80% नहीं, P वही नहीं है। ठीक है, चलो ओके 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 ओके। अब भाई सुने, मैं फिर लिख रहा हूं P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं कहूं ये कैपिटल T स्मॉल t दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे बताएं ये कैपिटल T ठीक है ऐसा बनेगा, और ये क्या बनेगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, और एक जो है वो बनेगा स्मॉल t है ना। रेशो क्या आया 1:2:1 है ना। जीनोटाइप रेशो क्या आया। अब हमें समझना क्या है, सुनिए, अब हमें समझना है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का पता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब है उनकी एवरेज, है ना। जो बढ़ गए उनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, परसेंटेज डेंसिटी, नंबर, रिपीटेशन पर यूनिट टाइम। ओके चलो ये हमें मेजर करना है। अब सुनिए, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं तो हम क्या समझेंगे। अगर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो मैं ढूंढना चाहूंगा कि कैपिटल वाले कितने हैं और कैपिटल स्मॉल यानी हेटेरोजाइगस कितने हैं और स्मॉल यानी होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं। अब इसको मैं क्या कहूंगा, कैपिटल टी दो पी है ना, तो दो को क्या कहूंगा पी स्क्वायर। भाई कैपिटल इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल जीन क्या है कैपिटल टी और क्यू स्मॉल टी, है ना। तो पी स्क्वायर, इसके लिए क्या कहूंगा मैं 2pq, और इसके लिए प्लस q स्क्वायर। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। अब ये किसका फार्मूला है और ये किसका फार्मूला है, सीधा सा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है और ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, अलीलिक से ही निकला है। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि अलील P कितना है 70% है और Q
30% है, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। और पी स्क्वायर कितने हैं यानी होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, 2pq कितने हैं यानी हेटेरोजाइगस कितने हैं, और क्यू स्क्वायर कितने हैं यानी होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, ये उनके जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। समझ आया। और ये कह रहा है एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 रहेंगी, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेंगी, 1 रहेंगे, ये कह रहा है। होने भी है 671। अब भाई अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा सवाल है, सुने, P इज इक्वल टू 70 है और Q इज इक्वल टू 30 है, कुल मिला के ये क्या हो गया, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मुझे बताएं कैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे, P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताएं P स्क्वायर का वैल्यू मैं क्या रखूं, P स्क्वायर का वैल्यू मैं क्या रखूं बताएं, है ना, स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, उसको मैं ऐसे रखता हूं 0.7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, कमेंट में बताएं। यही आएगा, यही आएगा ना। चलो ये 0.49 मीन्स ये परसेंटेज है, ठीक है, 49% है ये। चलो अब प्लस करता हूं, 2pq का क्या वैल्यू रखूं मैं, 2pq का 2 सेम, और p का वैल्यू मैं क्या रखूं, वही 70, और प्लस q का क्या रखूं मैं, q का 30, ठीक है। अब मुझे बताएं इस 70 का मैं अगर निकालूं ये 0.7, ठीक है, और 0.3 ये 2, ये p ये q, ठीक हो गया भाई। अब इनको अगर करें कितना बनेगा, इनका क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होगी ना इनकी, क्या बनेगा, 2pq बराबर कहां आएगा, 0.21, ठीक है, 0.21। और अगर मैं अब, अच्छा 0.21 और प्लस में ये 2, ठीक है ना, 2। अब हाँ हणे, अब अगर बस मुझे क्लास आ, अब अगर मैं इसका निकालूं तो कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा होल स्क्वायर बताएं तो, 0.3 का बताएं भाई 0.42 नहीं, 0.42 नहीं बनेगा भाई, कैसे आपने बताया ये, 3 का क्या बनता है, 9 ना, तो 9 क्या कहेंगे मुझे बताएं, सुने, इसका 0.09 लिखेंगे या 0.09 लिखेंगे या 0.9 लिखेंगे, समझाएं मुझे। अगर 0.9 लिख रहे हैं मतलब 90%, 0.09 मतलब 9%, तो ये 9% होगी, तो इसका लिखेंगे हम 0.09। अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये 0.49 सेम, और ये प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.42 आ जाएगा, और प्लस ये 0.09 सेम। अब इनको इज इक्वल टू करेंगे 49, 42 और 9, तो ये बन जाएगा 100, इट मीन्स 1K, ठीक है, इट मीन्स 1K। ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी बराबर आपकी 1K और एलिलिक फ्रीक्वेंसी भी बराबर आपकी 1K। ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है। अब सुने भाई, अब सुने, आपने एग्जाम्पल करने हैं। अगर किसी के पास बुक है पीडीएफ में
तो उस बुक की हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की मुझे वो भेजें, पीडीएफ भेजें तो मैं आपसे सवाल पूछूं, पीडीएफ भेजें तो मैं आपसे सवाल पूछूं, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करें। चलो मेरे पास पड़ा है, मेरे पास पड़ा है, बुक पड़ा है, बुक पड़ा है। कौन सा पेज होना चाहिए? ये एवोल्यूशन 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 पेज होना चाहिए। चलो आ गया। अब भाई हार्डी वेनबर्ग थ्योरम से ये तो इजी है। कहाँ गया? मैं देख ही गलत रहा हूं। कौन से पेज पर है? एविडेंस आ गए, नीचे होगा हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। हाँ भाई, सवाल है, सुने, सवाल है मेरा, सुने। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दें मुझे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। थोड़ा मैं आसान बना के दिखाता हूं आपको। अलील फॉर ग्रे बॉडी, अलील फॉर ग्रे बॉडी कैपिटल बी इज डोमिनेंट टू द ब्लैक कलर बी। बी पर डोमिनेंट है, ये क्या देगा? कलर ग्रे। और ये क्या कलर देगा? ब्लैक। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ग्रे है। चलो ठीक है। 30% रिसेसिव अलील इन द जीन पूल, ये 30% है, ठीक है। और ये कितने हो गए? ये 70% हो गए। अब पॉपुलेशन कितनी है ऐसे इंडिविजुअल की? 1000 इंडिविजुअल हैं। कितने इंडिविजुअल हैं? 1000 इंडिविजुअल हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रे बॉडी इंडिविजुअल एंड ब्लैक बॉडी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। क्या करना है? अब मुझे सुने, क्या करना है? इंडिविजुअल कितने हैं? 1000 इंडिविजुअल हैं, तो मुझे बताएं जीन कितने होंगे? 2000। 2000 की 70% निकालें और 2000 की 30% निकालें, है ना भाई? 1000 इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल में जीन कितने? एक कैरेक्टर के लिए 2। तो ये आपने ये सॉल्व करना है। ये क्या देखना है आपने? इंडिविजुअल कितने परसेंटेज हैं क्यू वाले, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रे बॉडी इंडिविजुअल एंड ब्लैक बॉडी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। ठीक है। ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी आपने ढूंढनी है। इसकी जो है ये तो बुक में लिखा हुआ है, वैसे ही करना है। एक और, ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं, इसका प्रॉब्लम है। एक और मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं कल करवाऊंगा। सपोज दैट इन अ पॉपुलेशन ऑफ, एक पॉपुलेशन है उसमें 1000 इंडिविजुअल है, ठीक है। और 1000 में से 50% जो इंडिविजुअल हैं वो क्या है? फ्री ईयरलोब है। फ्री ईयरलोब, फ्री ईयरलोब के लिए कैपिटल जीन होता है। ईयरलोब, ये लोब बड़ी होती है उनकी। और जो 16% है वो क्या है? अटैच ईयरलोब, यानी स्मॉल एफ वाले। अब कैलकुलेट क्या करना है? अब कैलकुलेट करना है हेट्रोजाइगस को। ये होमोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस हैं 15-50%, ये भी होमोजाइगस होंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है हेट्रोजाइगस को, मेरे ख्याल में ऐसा ही है, मैं पढ़ूंगा। अब कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पे एफ को भी कैलकुलेट करना है। एफ इज इक्वल टू कितना होगा? स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितना होगा? और हेट्रोजाइगस भी कैलकुलेट करेंगे, ये आपका सवाल है। पहले जीन्स की क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं ये भी मालूम करने हैं आपने। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल मतलब 2pq मालूम करना है आपने। एफ मतलब टोटल एफ जीन कितने हैं वो मालूम करने हैं आपने, ठीक है। एफ कैसे मालूम होगी भाई? एफ ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से पूछा है, ओनली एफ पूछ रहा है ना। ये कैसे मालूम होगी? सुने, थोड़ा सुने। ये जो स्मॉल एफ है होमोजाइगस में भी होगी और हेट्रोजाइगस में भी होगी। अगर हेट्रोजाइगस सपोज करें 500 है, हेलो चलो मैं 360 है,
हेटेरोजाइगस 360 है, तो जीन कितने हो गए? जीन कितने हो गए? 700। 360 और 360 कितने होते हैं? 600। 720। 720 जीन में ऐसे होगा ना, 720 में से 360 जीन होंगे एफ कैपिटल एफ, 360 होंगे स्मॉल एफ। समझा बात को? समझे? तो ये आपने होमोजाइगस भी देखने हैं, हर होमोजाइगस में 2 एफ होंगी, और हेटेरोजाइगस भी देखने हैं, हर हेटेरोजाइगस में 1 स्मॉल एफ होगी और 1 कैपिटल एफ होगी। तो ये स्मॉल एफ और ये होमोजाइगस की 2 स्मॉल एफ को मिलाएंगे तो ये स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, निकाल लेंगे, हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं कल समझाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। देखूं मैं आपका दिमाग कैसे लगाते हैं आर.डी. वेनबर्ग थ्योरम को, कैसे अप्लाई करते हैं, कोशिश करेंगे। सोचना पड़ेगा भाई आर.डी. वेनबर्ग थ्योरम को। सर इंतजार करे दो, सर जो क्लास है ना